क्लास 9th का 5th चैप्टर ज़िंदगी की इब्तदाई इकाई यानी कि सेल को हम किताब से पढ़ेंगे और इसको पूरा अच्छे से डिटेल में हर एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो छूटने नहीं पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट हुक एक मर्तबा कॉर्क के एक पतले से टुकड़े का मुआयना कर रहे थे। रॉबर्ट हुक जो थे वो एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने सबसे पहले खुलिये को दरियाफ्त करा, यानी कि सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दरियाफ्त करा था। और इन्होंने एक कॉर्क ली थी। कॉर्क क्या होती है? जो पेड़ होता है उसके बाहर आपने देखा होगा भूरे रंग की एक छाल सी लगी हुई होती है, उसी से निकाला था इन्होंने कॉर्क को। तो कॉर्क को इन्होंने एक अपना खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था, खुदबीन बनाई थी और उसमें इन्होंने इसको देखा। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो इन्हें इस तरह से शहद के छत्ते के जिस तरह से शहद का छत्ता होता है, छोटे छोटे से गोल गोल से खाने से बने होते हैं, उस तरह का इन्हें एक स्ट्रक्चर नज़र आया। ठीक है, चलिए उन्होंने देखा कि कॉर्क की बनावट शहद के छत्ते के मुशाबे है जिसमें छोटे छोटे खाने होते हैं। ठीक है, शहद के छत्ते के जैसा होता है और उसमें छोटे छोटे खाने इन्हें दिखाई दिए। कॉर्क एक ऐसी शय है जो पेड़ की छाल से हासिल होती है। ये मैंने आपको बता दिया था कि पेड़ की जो छाल होती है उसी से ये कॉर्क बनता है। ठीक है, ये 1665 का वाक़या है जब रॉबर्ट हुक ने अपने ही ज़रिए बनाई हुई खुदबीन यानी कि माइक्रोस्कोप से इत्तेफाकिया ये मुशाहिदा किया। रॉबर्ट हुक ने उन खानों को सेल कहा। ठीक है, इन्हें रॉबर्ट हुक को ये इस तरह के सेल दिखाई दिए थे और उन्होंने इसको नाम दिया सेल। ठीक है, सेल जो होता है वो लतानवी ज़बान में छोटे कमरे के लिए इस्तेमाल होता है। लैटिन लैंग्वेज में सेल का मतलब होता है छोटे छोटे से कमरे, इसीलिए इन्होंने इसको सेल बोल दिया। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलिए आगे देखते हैं। बज़ाहिर ये एक बहुत छोटा और मामूली वाक़या है, लेकिन साइंस की तारीख में ये बहुत अहम है। मामूली और छोटा हमें अभी लग रहा है, ठीक है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने ये कब करा था? 1665 में। तो आज से बहुत साल पहले, उस टाइम पे ये बात ईजाद करना, ये बात बताना ही बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, पहली मर्तबा किसी ने ये मुशाहिदा किया कि जानदार चीज़ें जुदागाना इकाइयों पर मुश्तमिल होती हैं। पहली बार किसी ने बताया था कि जो जानदार होते हैं यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो छोटी छोटी इकाइयों यानी कि सेल से मिलके बने होते हैं। क्योंकि पहले तो ये सब लोग यही समझ रहे थे कि हमारी पूरी बॉडी है या प्लांट है या एनिमल है या कोई भी जो जानदार चीज़ है उसकी पूरी बॉडी किसी एक चीज़ से बनी है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने दरियाफ्त करा कि नहीं, एक नहीं, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनी होती है और उस चीज़ को इन्होंने सेल का नाम दिया। इन इकाइयों को बयान करने के लिए लफ्ज़ खुलिया यानी कि सेल आज भी हयातियात में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सेल आज भी यूज़ हो रहा है। आए खुलिये के बारे में मालूमात हासिल करें। व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ? एक एक्सरसाइज है जो आपको आपके स्कूल की टीचर स्कूल के अंदर कराएगी। इसमें बेसिकली क्या है, शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि एक प्याज ली, प्याज की जो झिल्ली होती है उसको लेकर के और उसकी स्लाइड बनती है और फिर उस स्लाइड को जो है आप जैसे ये देखिए, ये है माइक्रोस्कोप, इसमें यहाँ पे ये स्लाइड, ये जो है ये स्लाइड लगी हुई है। ठीक है, ये स्लाइड लगी, कवर स्लिप लगी, वो रखी जाएगी और फिर उसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो आपको सेम स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर नजर आएगा और ये जो है यही सेल होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपको नजर आएगा। ये क्या कहलाते हैं? सेल। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर? इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? ये साख्तें स्ट्रक्चर एक दूसरे के मुशाबे नजर आते हैं, ये सब एक दूसरे के जैसे नजर आते हैं। ये स्ट्रक्चर आपस में मिलकर एक बड़ी साख्त स्ट्रक्चर जैसे प्याज की गांठ बनाई है। इस सरगर्मी में हमने देखा कि मुख्तलिफ जसामत की प्याज की गंठियों में खुदबीन से देखने पर यकसा साख्तें नज़र आती हैं। ठीक है,
प्याज जो है डिफरेंट डिफरेंट साइज की और शेप की है, लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप में, जब इसकी आप स्लाइड बनाते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सारे आपको सेल एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, प्याज की झिल्ली के खोलिए एक जैसे नजर आते हैं बिला लिहाज उसके कि वो किस जसामत की प्याज से लिए गए हैं। ठीक है, सब एक जैसे नजर आते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि सारे सेल जो है वो कहीं ना कहीं उनका अंदर का कंपोनेंट जो है वो सेम ही होता है। अगर एक जगह के सेल हैं तो वो एक जैसे होंगे। ये छोटी साख्तें जिनको हमने देखा वो प्याज की गांठ की बुनियादी इकाई हैं। ठीक है, जो आपने को दिखाई दिया माइक्रोस्कोप में वो क्या है, वो सेल है। इन साख्तों को खुलिये कहते हैं। क्या कहते हैं? खुलिये कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। ना सिर्फ प्याज बल्कि वो सभी जानदार जो हमें अपने चारों तरफ नजर आते हैं खुलियों से मिलकर बने होते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जिंदा चीज है, चाहे हमारे चारों तरफ, वो सब किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है। ठीक है, चाहे वो कोई भी, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो। हालांकि कुछ अज़ोए एक खुलवी भी होते हैं, कुछ जो है वो यूनिसेलुलर यानी कि या खुलवी अजसाम भी होते हैं। मैग्नीफाइंग लेंस की एजाज से खुदबीन इंकशाफ हुआ। मैग्नीफाइंग लेंस जब बना तभी उसके बाद ही जो था माइक्रोस्कोप आया, और उस माइक्रोस्कोप आने के बाद ही ज़्यादा डिस्कवरी हो पाई। अब ये मालूम है कि एक तन्हा खुलिया पूरे जिस्म को बना सकता है, जैसे कि अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम बैक्टीरिया में है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं या खुलवी अजसाम के होते हैं। ठीक है, या खुलवी अजसाम में होते हैं। देखिए ये जो है ये दो टाइप के होते हैं। कुछ जो हैं वो होते हैं कुछ जो है यह खलवी होते हैं। ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है इनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होगा। कितने सेल होंगे? सिर्फ एक। दूसरा जो होता है कसीर खुलवी होते हैं। कसीर का मतलब होता है ज्यादा, कसीर खुलवी। ठीक है, इनका मतलब होता है मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर होते हैं, इनकी बॉडी जो है एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कई बहुत हो सकते हैं, 4, 8, 10, 12 मिलियन इनमें कसीर खुलवी होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि यहाँ पर है ये अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, इनमें यह खुलवी अजसाम होंगे। क्लियर है? समझ में आ गया कि यखुलवी और कसीर खुलवी में क्या फ़र्क होता है। इन अजसाम को यखुलवी अजसाम कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। दूसरी तरफ कसीर खुलवी अजसाम में मताद खुलवी आपस में मिलकर मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ आज़ा की तश्कील करते हैं, जैसे कि कुछ फफूंद, पौधे और जानवर। क्या हम कुछ और कसीर खुलवी अजसाम के नाम तलाश कर सकते हैं? बिल्कुल तलाश कर सकते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी दिखाई दे रहा है वो सब कसीर खुलवी में ही आएगा। अब देखिए इसमें किस किस ने क्या क्या ईजाद करा उसके बारे में ये दिया हुआ है। खुलवे की दरियाफ्त सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ठीक है, 1665 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, जिनके बारे में अभी मैंने बात करी थी। इन्होंने कॉर्क को देखा था और कॉर्क को फिर इन्होंने जो खुद से माइक्रोस्कोप बनाया था उसमें देखा था। तो जाहिर सी बात है उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, और इन्हें जो थे शहद के छत्ते के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ये जैसा है, तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया? सेल नाम दे दिया था। उन्होंने एक सादा दूरबीन के जरिए कॉर्क के टुकड़े में खुलिये देखे थे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया।
एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक 1674 ने बेहतर खुद दूरबीन के जरिए इन्होंने एक और माइक्रोस्कोप बनाया जो उससे ज़्यादा एडवांस था, उससे ज़्यादा बेहतर था, के जरिए पहली मर्तबा तालाब के पानी में जिंदा आज़ाद खुलिये देखे थे। ठीक है, तो इन्होंने तालाब के पानी के अंदर जो था कुछ बैक्टीरिया जो थे वो देखे थे वो जिंदा थे। ठीक है, तो अगर आता है कि सबसे पहले किसने देखा तो रॉबर्ट हुक ने। अगर क्वेश्चन ये आता है कि लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखा तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक। नेक्स्ट थे कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खुलिये के अंदर मरकजे की दरियाफ्त की। इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये सेल है, मान लीजिए ये सेल है। ठीक है, ये सेल हो गया, सेल के बीच का जो पार्ट होता है ये, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो था ये न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने दरियाफ्त करा 1831 में। उसके बाद आए थे साइंटिस्ट पुरकेंजे 1839 में। इन्होंने खुलिये के अंदर रकीक मादे के लिए प्रोटोप्लाज्म की असतलाह इस्तेमाल की। इसके अंदर जो ये पुरकेंजे थे 1839 में, इन्होंने देखा इसके अंदर ये चारों तरफ जो है ये एक लिक्विड फ्लूइड भरा होता है चारों तरफ। ठीक है, इसमें पूरे में, तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया, इन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। खुलिये का वो नज़रिया जिसके तहत तमाम पौधे और जानवर खुलिये से मिलकर बने हैं और ये के खुलिया ज़िंदगी की इब्तदाई इकाई है। दो हयातियात दानों शेल्डन और श्वान ने पेश किया था। शेल्डन और श्वान दो साइंटिस्ट थे। बताया था कि जो है हमारी पौधे हों या इंसान हों, उनकी बॉडी जो है सेल से मिलके बनी होती है और वही एक बुनियादी इकाई है। ठीक है, लेकिन ये बात नहीं बता पाए थे। ये तो बता दिया था कि सेल से मिलके बनी है, ये सब है, लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि जो सेल है वो आता कहाँ से है। तो अभी ये सेल थ्योरी अधूरी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वर्चू 1855 में। इन्होंने बताया कि जो भी खुलिये हैं वो पहले से खुलिये जो बने हुए हैं उसी में जब डिवीजन होता है, वही जब डिवाइड होते हैं यानी कि तकसीम होते हैं तो उसी से नए खुलिये बनते हैं। तो इस तरह से सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई। और सेल थ्योरी किसने दी थी, शेल्डन, श्वान और वर्चो ने, तीनों ने मिलकर के दी थी। 1940 में माइक्रोस्कोप ज़्यादा एडवांस बन गया था, तो उसके बाद थोड़ी सी आसानी हो गई थी खुलिये के बारे में दरियाफ्त करने में। हर कसीर खुलवी जिस्म एक तन्हा खुलिये से ही वजूद में आता है। कैसे? वो एक सेल कौन सा है, ये एक सेल है और ये सेल कहलाता है जाइगोट। हमारी पूरी बॉडी जो है सबसे पहले एक सेल से मिलकर बनी होती है और वो होती है जाइगोट। जब जाइगोट एक सेल होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर इसके अंदर डिवीजन होता है। ये एक से फिर बनते हैं दो सेल, ठीक है, फिर दो से बनते हैं चार, फिर 4 से 8, फिर बहुत सारे बन जाते हैं। खुलिये तकसीम होते हैं और अपनी ही किस्म के खुलिये पैदा करते हैं। ठीक है, ये डिवाइड होगा और अपनी जैसे बनाएगा। इस तरह तमाम खुलिये पहले से मौजूद खुलिये से पैदा होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। कुछ अजसाम में मुख्तलिफ किस्म के खुलिये हो सकते हैं। ठीक है, किसी में डिफरेंट शेप के खुलिये हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये है मसल सेल है। ठीक है, ये मसल सेल है। मसल सेल का शेप इस तरह से क्यों है, स्पिंडल शेप क्यों है इसका? क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, तो भाई थोड़ी सी मेहनत लगती है, आप उसको करेंगे, अपना हाथ जो उठाएंगे करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन उसको कहते हैं। तो ये मसल सेल उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हमारा जो होता है वॉलेंट्री एक्शन होता है। ये जब आप आगे बड़े क्लास में जाएंगे तो उसको पूरा डीप में पढ़ेंगे। अभी इन शॉर्ट आप ऐसा समझिए कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ये उसको कंट्रोल करता है। तो इसलिए इसका शेप इस तरह से। अब जैसे मान लीजिए ये ब्लड सेल है। ठीक है, ब्लड सेल का शेप है ये इस तरह से। ये ब्लड सेल का शेप जो है ये बाइकॉन्केव कहलाता है। ठीक है,
ये बाइकॉन्केव ब्लड सेल का शेप है। क्यों है? क्योंकि इसको ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करनी है, और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए इसको अपना सरफेस एरिया बड़ा रखना पड़ता है, इसीलिए ये खोखला होता है। ठीक है। अब जैसे हमारी बॉडी में, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है हमारी पूरी बॉडी में? ये ब्लड सेल करता है। ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, वो बाइंड करके करता है। ठीक है। ये भी आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि जो शेप होता है, वो शेप जो है उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके काम के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही ये नर्व सेल होती है। नर्व सेल में क्या होता है कि ये हेल्प करती है पूरी बॉडी के सिग्नल जो होते हैं उनको ट्रांसमिट करने में। ठीक है। जैसे अगर कोई चीज़ आपने एकदम गर्म छू ली तो आपका क्या होगा? आपका हाथ एकदम पीछे हट जाएगा। अब आप सोचेंगे थोड़ी ना कि अभी गर्म चीज़ है तो मुझे हाथ पीछे हटाना है। नहीं 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 नहीं, ये सब जो होता है ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। ठीक है। तो ये जो सिग्नल होते हैं ये ट्रांसमिट करके ब्रेन तक पहुंचाना, फिर ब्रेन से जो सिग्नल आते हैं उसको आपके जो हाथों के मसल्स हैं उस तक पहुंचाना, तो इसलिए इसका शेप इस तरह से होता है। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। खुलियों की शक्ल और जसामत उनके मखसूस कामों से ताल्लुक़ रखती है। अमीबा जैसे कुछ खुलिये की शक्ल बदलती रहती है। जैसे अमीबा अगर आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, इस तरह से इसकी शेप होता है अमीबा का। ठीक है। ये जैसा जगह होती है उस हिसाब से अपना शेप बदल लेता है। कुछ जगहों पर खुलियों की शक्ल कमोबेश मैन होती है और अलग अलग किस्म के खुलियों के लिए मखसूस होती है। मिसाल के तौर पर अज़बी खुलिये की एक मखसूस शक्ल होती है। ठीक है। यानी कि जो नर्व सेल्स होते हैं उसकी अपनी एक स्पेसिफिक शक्ल होती है। हर जानदार खुलिये में कुछ बुनियादी कामों के अंजाम देने की सलाहियत होती है जो तमाम जिंदा चीज़ों की खुसूसियत है। एक जिंदा खुलिया ये बुनियादी काम किस तरह अंजाम देता है? हम जानते हैं कि कसीर खुलवी अज़ाम जैसे इंसानों में कामों की तकसीम होती है। ठीक है। जैसे जो सेल होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट और जो ऑर्गन होते हैं उनके सेल्स होते हैं, तो हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। उसी तरह जो ऑर्गन के अंदर जो सेल्स होंगे उनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा अलग अलग काम करते हैं। इंसानी जिस्म में एक दिल है जो खून को पंप करता है, मैदा खाने को हजम करता है, वगैरह वगैरह। अज़ों में भी काम की तकसीम देखी गई है। दर हकीकत इस किस्म के हर खुलिये में कुछ मखसूस अज़ाए होते हैं जिन्हें खुलिये अज़ोचा यानी कि सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है। हर किस्म के ऑर्गेनल्स एक मखसूस काम करते हैं। मिसाल के तौर पर खुलिये में नई शय बनाना, खुलिये से फिजूल शय को साफ करना, इसी तरह से दूसरे काम वगैरह। एक खुलिया उन्हीं ऑर्गेनल्स की वजह से ये तमाम काम कर सकता है और ज़िंदा रहता है। ये ऑर्गेनल्स मिलकर एक बुनियादी इकाई बनाते हैं जो खुलिया कहलाती है। ये एक दिलचस्प बात है कि तमाम खुलियों में एक से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके काम क्या हैं या किस जिस्म में पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था ये एक सेल है। ठीक है। सेल के बीच में यहाँ पर होगा न्यूक्लियस। ठीक है। अब सेल के अंदर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होंगे। जैसे यहाँ पर ये है, ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। ये गोल्जाई बॉडी है। ठीक है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गई गोल्जाई बॉडी। ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस। और यहाँ पर ये राइबोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये यहाँ पर न्यूक्लियस के पास होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। यहाँ पर लाइसोसोम्स होगा, लाइसोसोम होगा। ठीक है। तो ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सारे
जितने भी सेल्स होंगे उन सब में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, चाहे वो कोई भी सेल हो, सब में ये सारे प्रेजेंट होंगे। अब इसमें यही बात लिखी हुई है कि ये सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, चाहे उसका जिस्म किसी का कोई भी हो, ठीक है। और ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सब ये सिर्फ कसीर खुलवी में मिलेंगे। या खुलवी असाम है, उनमें ये सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। क्लियर। ए खुलिया किससे मिलकर बना है, खुलिये की साख्ती तंजीम क्या है। ऊपर हमने देखा कि खुलिये में मखसूस अज़ाए होते हैं जिनको ऑर्गेनल्स कहते हैं। ए खुलिये की तंजीम किस तरह होती है। अगर हम ए खुलिये के, ठीक है, अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो तीन चीज़ें सब में नजर आएंगी। एक तो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली जो सबसे बाहर होगी, दूसरा होता है मरकज़ा यानी कि न्यूक्लियस, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो उसके अंदर भरा हुआ था फ्लूइड। खुलिये के अंदर तमाम कार्रवाइयाँ और बाहर के माहौल का खुलिये के तालमेल इन ही अशकाल की वजह से मुमकिन है। आए देखते हैं किस तरह, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल है, सेल के बाहर की जो झिल्ली होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये खुलिये की सबसे बाहरी तह है जो खुलिये को के मवाद को खारजी माहौल से अलहदा करती है। प्लाज्मा झिल्ली खुलिये में सिर्फ कुछ अशिया को ही अंदर और बाहर जाने की इजाज़त देती है। कुछ ही सब्सटेंसेस हैं जो अंदर या बाहर जा सकती है। ये कुछ दूसरे अशात की हरकत को भी रोकती है, इसीलिए खुलिये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है, क्योंकि ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ को नहीं आने देती है। खुलिये के अंदर मौजूद मवाद हरकत किस तरह होती है, किस तरह मवाद खुलिये से बाहर आता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे।